मार्केट्स हैं। तो देखते हैं 14th सेंचुरी की कैसी मार्केट्स होती थी, कैसे बाज़ार होते थे। तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये उस टाइम की मीना बाज़ार है 14th सेंचुरी की। तो इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर का व्यू देखते हैं कैसी दिखती है। अभी हम इसके अंदर चलेंगे और इसके अंदर का दृश्य देखेंगे कैसा दिखता है। अंदर चलने पे हमें सीधे समझ में आ रहा है कि ये कितनी गहरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे किले पे जिसका इतिहास बहुत ही रोचक बनता है, जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने अपने उस टाइम के मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए बनवाया था और जो कि आज के समय में खंडहर हो चुका है। इसका क्या कारण था खंडहर होने का, यह सारा कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो चलते हैं इसके अन्य हिस्सों में बारी बारी से सिरे की ओर चलते हैं। तो आप जो सामने देख रहे हैं इसे कहा जाता था उस टाइम का सैनिक पॉइंट। यहीं से वो उस टाइम के सैनिक जो होते थे वो निगरानी करते थे, इस किले की रक्षा करते थे, यहीं पे रुक के। और फिर हम चलते हैं इसके दक्षिणी साइड की ओर, देखते हैं इसकी तरफ हमें अंदर क्या क्या व्यू देखने को मिलता है। तो चलते हैं अंदर। अंदर चलने से पहले मैं कुछ इसका आर्किटेक्चर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर, कितने मोटे मोटे स्टोन का यूज़ करके, और इनको जोड़ने के लिए हालांकि चूना पत्थर का प्रयोग किया गया है। चूने का प्रयोग करके इनको जोड़ा गया है और देख सकते हो कितने विशाल हैं, कितने बड़े बड़े हैं, और इनको कैसे जोड़ा गया, कैसे क्या किया गया। इसके कुछ आगे बढ़ने पे जो हमें ये मेहराब दिख रहे हैं, ये जो हमें कुछ कम कक्ष दिख रहे हैं, कक्ष जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये उस टाइम के हुआ करते थे मेहमान गाह गृह। यानी कि जब उनका कोई गेस्ट आता था, कोई मेहमान आता था, वो इसी कक्षों में उनको रेस्ट के लिए, आराम के लिए बिठाया करते थे। अभी चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं अंदर से कक्ष किस प्रकार दिखते हैं। इसके अंदर आने पे हमें कुछ इस प्रकार के कक्ष दिखाई दे रहे हैं। कि अभी कुछ कार्य के लिए यहाँ पे कुछ बोरियाँ रखी हुई हैं जो कि चूने की हैं, और कुछ इस प्रकार से अंदर से कक्ष दिखता है जो आप देख सकते हो। कच्छ को देखने के बाद हम चलते हैं इसके ऊपर और इसकी छत पे देखते हैं इसकी छत से इसका व्यू कैसा आता है। छत पे चलने के लिए कुछ ये सीढ़ियाँ हैं जो इस प्रकार से पत्थरों की बनाई गई हैं। ये जो मतलब पूरा जो मकबरा है, ये मतलब पूरा जो किला है वो इन्हीं पत्थरों का प्रयोग करके बनाया गया है। और ये जो बगल में आप देख सकते हो इसके पीछे के साइड में ये एक झील हुआ करती है। मतलब ये जो किला है जो 6.5 किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है, इसमें कुल 13 झीलें थी, जो कि हालांकि मौजूदा समय में सारी मतलब कुछ ही मिलती हैं, कुछ के ही अवशेष पाए जाते हैं, जो कि शायद 5 या 6 हैं, शायद उन्हीं का अवशेष पाया जाए। और ये कुछ उसके ऊपर छत का दृश्य, छत कुछ इस प्रकार से दिखती है। अब हम चलते हैं इसके नीचे और देखते हैं अन्य हिस्सों में कैसे क्या है। इसके अंदर आते ही आप अगर इस किले को पूरा का पूरा देखेंगे, जो कि पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। सारा जो भी यहाँ का था सब कुछ एक खंडहर में बदल चुका है। अंदर आते ही हमें कुछ दिखता है, तो चलते हैं इसके पास देखते हैं क्या है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से, जैसे गार्ड, उनसे पूछने पर ये बताते हैं कि ये उस समय की फांसी गृह हुआ करती थी। मतलब इसी में वो लोग फांसी दिया करते थे। कैसे क्या था वही लोग जान सकते हैं, इसमें फांसी कैसे दी जाती थी। वैसे मुझे देखने पर, मैंने पहले देखा तो मुझे लगा कोई बावली होगी, बट यहाँ के लोग बताते हैं कि ये एक। तो दोस्तों, वर्तमान समय रहा हो या प्राचीन, पानी की आवश्यकता हमेशा से रहती थी। हालांकि हमारे पास वर्तमान समय में पानी प्राप्त करने के बहुत से संसाधन हैं जिससे हम पानी प्राप्त करते हैं। तो प्राचीन समय में वो लोग पानी कैसे इकट्ठा करते थे, कैसे संरक्षित करते थे, उसके लिए वो लोग उस टाइम बनाया करते थे बावली या उसको कहें पानी का टैंक। तो आप 14वीं शताब्दी का एक देख सकते हैं उस टाइम की बावली को, जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने अपने समय में बनवाया। अगर ऊपर से इसका दृश्य देखें तो काफ़ी हॉरर देखने में लगता है, जो कि काफ़ी ऊंचाई है। अगर इसके फ्लोर में काउंट करें तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 फ्लोर में बनी हुई है। अभी हम इसके अंदर चलेंगे और इसके अंदर का दृश्य देखेंगे कैसा दिखता है। अंदर चलने पे हमें सीधे समझ में आ रहा है कि ये कितनी गहरी है और कितनी, मतलब अगर इसके पत्थरों को देखें तो कितने मोटे मोटे पत्थरों को इसको बनाया गया है। इस
प्रक्रिया को हम देख के समझ सकते हैं कि उस समय का जो आर्किटेक्ट था, उस समय के जो इंजीनियर थे, वो इसको बनाने के लिए कितना संघर्ष किया करते थे, कितना दिमाग लगाते थे, जिससे वो इस प्रकार के मोटे मोटे पत्थरों को एक के ऊपर एक अच्छे से रख कर के पूरी बावड़ी तैयार किया करते थे। अभी हम चलेंगे इसके अंदर और देखेंगे अंदर से कैसी दिखती है के अंदर। और इसके अंदर आने पे मैं सीधा अच्छे से महसूस कर सकता हूँ ये कितनी ऊंचाई है इसकी, क्या कितनी ऊंची है, सीधा देखने पे महसूस किया जा सकता है। और इसके जो पत्थर हैं वो कितने मोटे मोटे, कितने बड़े बड़े हैं, जो एक के ऊपर एक अच्छे से रखे गए हैं। और ये कुछ अंदर से इस प्रकार से दिखती है। अब ये जो मौजूदा समय में इसकी देखभाल ना होने के कारण काफ़ी जंगल, काफ़ी गंदगी इसके अंदर हो चुकी है। और हम अगर देखते हैं ऊपर के पॉइंट, हमें एक ये पॉइंट दिखता है, अगर इसको हम देखें तो समझ सकते हैं या तो इस समय ये पानी यहाँ से आता होगा या फिर यहाँ से पानी खींचने के लिए इसका प्रयोग किया करते होंगे। और नीचे की तरफ ये इतने मोटे मोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो कि इस टाइप की। अभी मैं वर्तमान समय पे जहाँ पे खड़ा हूँ इसे कहा जाता है विजय स्तंभ। आपको मैं विजय स्तंभ का अर्थ बता दूं। विजय स्तंभ उसे कहते हैं जब तुगलक वंश के शासक, तुगलक वंश के योद्धा किसी युद्ध में जीतते थे, किसी युद्ध में लड़ाई करने के बाद जब वो जीते तो इसी जगह पे आके इकट्ठा होते थे और अगल बगल में अपनी सेना को इकट्ठा किया करते थे और उन्हें प्रोत्साहित किया करते थे। और जो आप मेरे सामने आप देख रहे हो वो जो आपको कहा जाता है आदिलाबाद का किला। आदिलाबाद किला ऐसा कहा जाता है कि जब गयासुद्दीन के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी हत्या कर दी तो उसका इस किले पे मन नहीं लगा। इसके लिए उसने वहाँ पे एक अपना किला बनाया जो कि इसी के अंडर में आता है। 6.5 किलोमीटर जो ये पूरा किला फैला हुआ है इसी के अंडर में आता है। जब उसने गयासुद्दीन की हत्या कर दी तो उसने उस जगह पे अपना एक किला बनवाया और वहीं पे रहा करता था। हालांकि मैं अभी तो विजय स्तंभ पे खड़ा हूँ, इसे विजय स्तंभ कहते हैं। जब वो जीतते थे तो यहाँ पे आते थे और जब वो हारते थे तो कहाँ जाते थे, तो मेरे जस्ट आप सामने देख सकते हो उसे कहा जाता है शोक स्तंभ। यानी कि जब वो कोई युद्ध हारते थे तो वहीं पर वो जाके अपना जो भी है प्लान बनाया करते थे, एक रणनीति बनाते थे, वहीं पे शोक करते थे कि अगला युद्ध कैसे जीतें, क्या करें। इसी के जस्ट बगल में आप अगर देखेंगे तो ये आपको जो कुछ कमरों के जैसे दिख, ये इन सामने देख रहे हो, इनसे कहा जाता है यहाँ पे मतलब वो जो सैनिक रहते थे वो वहाँ उस टाइम के सैनिक यहाँ पे रहा करते थे। इसके यहीं पे रह के वो तो कुछ इस प्रकार से दिख से। हालांकि ये पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। इसके खंडहर होने के एक कारण तो हो सकता है जो समय का बीतना, क्योंकि ये काफ़ी समय हो गया है। 14वीं सेंचुरी में ये किला बनाया गया था तो समय का बीतना तो हो ही सकता है। लेकिन उसके साथ साथ एक श्राप, एक अभिशाप जो यहाँ के लोगों के द्वारा, इतिहास के द्वारा समझा जाता है, वो एक कहा जाता है, वो एक प्रचलित, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं चलता हूँ इसके नीचे और अन्य पॉइंट को देखते हैं वो कैसे दिखते हैं। नीचे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। वो जो आप एक मकबरा देख सकते हो उसे कहा जाता है, वो जो मकबरा है वो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। उसी में उसका मकबरा और उसकी वाइफ एंड उसका जो बेटा था उसका, उन तीनों का मकबरा उसी में है। अगर इसके बनावट की बात करें, सबसे ऊपर वाला टॉम जो दिख रहा है वो पूरा वाइट मार्बल का प्रयोग करके बनाया गया और उसके नीचे वाला जो दिख रहा है वो रेड स्टोन का प्रयोग करके बनाया गया है। साइड में एक और छोटा सा टॉम है। चलते हैं इसके नीचे और इसके अन्य हिस्सों को देखते हैं और करते हैं बहुत ही बारीकी से एक्सप्लोर। देख रही है किंग पैलेस है, यहीं पे वो राजा रानी अब रहा करते थे और इसी में वो अपना रहते थे, जो कि आज पूरी तरह से खंडहर में परिवर्तित हो चुका है। इसके खंडहर होने के पीछे एक बहुत बड़ा एक अभिशाप माना जाता है, एक श्राप माना जाता है।
तो वैसे कुछ मतलब बीते हुए समय के कारण तो हम मान ही सकते कि ये खंडहर हो चुका है। बीतता समय एक इसके खंडहर होने का कारण हो सकता है। दूसरा, एक उस टाइम एक सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को ऐसा कहते हैं, जब मतलब ये जो थे गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने अपना ये महल बनवाना स्टार्ट किया, उस टाइम उन्होंने पूरी दिल्ली में ऐसा ऐलान करा दिया कि जितने भी मज़दूर हैं वो इस महल को बनवाने में, इस किले को बनवाने में लग जाएं। तो उस टाइम जो निजामुद्दीन औलिया थे, वो निजामुद्दीन औलिया वो अपना एक कुएं का निर्माण करा रहे थे। कुएं का निर्माण कराते वक्त जब वो सारे मज़दूर इधर, ये जो हालांकि ये जो राजा थे ना, तो राजा होने के कारण इनका सभी ने आदेश माना और सब लोग यहाँ पे कार्य करने के लिए आ गए। तो जो निजामुद्दीन औलिया था, उनके कुएं का निर्माण रुक गया, स्थगित हो गया, जिससे निजामुद्दीन औलिया काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने इनको एक श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा ये जो महल है कभी आबाद नहीं होगा। ऐसा कहते हैं। इस श्राप के कारण इस महल का जो है पतन हो गया और ऐसा ही कुछ हुआ। कुछ समय बाद उनके एक बेटे ने उनकी हत्या कर दी और फिर आगे बढ़ के हमें कुछ इस टाइप का दिखता है। शायद ये उनके नहाने का जो कहते हैं, कुछ ये उनके नहाने का सिस्टम था, या इनके महल के अंदर का भी कुछ ऐसा दिखता है जो पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। ये शायद उस टाइम का कुछ बीच में कुछ ऐसा है, क्या था पता नहीं। ये बीच का दृश्य ऐसा, अभी इसे ही कहा जाता था किंग पैलेस। यही उन राजा महाराजाओं का रहने का, जो गयासुद्दीन तुगलक थे, इसी में वो रहा करते थे, इसी में वो रहते थे, जो कि आज पूरी तरह से खंडहर में परिवर्तित हो चुका है, पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस किले को देखने पे भी तो दीवारें तो देखने को मिलती हैं, लेकिन ये समझने में नहीं आता इसकी छतें कहाँ चली गई। इसके भी छत का कोई अवशेष दिखता ही नहीं है, बस दीवारें हैं। और इनकी दीवारों की बात करें तो इतनी मोटी हैं ये, इन दीवारों को आप देख सकते हैं। अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 6 फुट से 5 फुट से कम दीवारें इनकी मोटाई नहीं होगी, जो कि 5 या 6 फुट मोटाई बताई जाती है। और ये उस टाइम का कुछ गेट हुआ करता होगा जो काफ़ी विशाल है। अभी हम चलते हैं इस किले के अन्य पॉइंटों पे और देखते हैं हमें वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। इस तरह से कुछ यहाँ का किला दिखता है, जो आप देख सकते हो पूरी तरह से खंडहर पूरी तरफ से बर्बाद हो चुका। इस फोर्ट में आगे बढ़ते ही हमें कुछ एक यूनिक सी चीज़ें, कुछ अलग प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप जो ये होल जैसे सुराग जैसे देख रहे हो, ये एक तो इनका रीज़न हो सकता है हवा आने के लिए, उजाला आने के लिए, और दूसरा जो कारण बताया जाता है इनका बनाने का, वो ये था कि इन्हीं जो सुरागों से, इन्हीं होलों से वो जो सैनिक हुआ करते थे वो तीर कमान से निशाना साधते थे। इन्हीं होलों को, ये जो होल हैं आपको पूरे महल में किनारे किनारे पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि कितना मतलब ये दर्शाता है कि उस टाइम का आर्किटेक्ट। तो दोस्तों, जिस प्रकार वर्तमान समय में मार्केट्स होती हैं, बाज़ार होते हैं, हम लोग शॉपिंग करते हैं, तो हालांकि ये इस टाइम की मार्केट्स हैं। तो देखते हैं 14वीं सेंचुरी की कैसी मार्केट्स होती थी, कैसे बाज़ार होते थे। तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो, ये उस टाइम की मीना बाज़ार है 14वीं सेंचुरी की। तो इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर का व्यू देखते हैं कैसी दिखती है। सबसे पहले इसके अंदर आने से पहले अगर इसके देखेंगे, जो सर्कल टाइप में इसका बना हुआ है और काफ़ी मोटे मोटे पत्थरों का प्रयोग करके इसको जोड़ने के लिए चूने का प्रयोग किया गया है। अंदर चलते ही हमें कुछ इस तरह का दृश्य दिखेगा और फिर आते ही हमें कुछ इसमें, वैसे भी तो चमगादड़ की बहुत सारी आवाज़ आ रही है। इसके अंदर चमगादड़ होंगे ज़रूर। तो अभी देख सकते हो कितने सारे चमगादड़ हैं। तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो अगर इसके गेट को देखें तो आमने सामने 2 दुकानें बनी हुई हैं। जो उस समय के लोग होते होंगे इसी में अपना सामान रखा करते होंगे, इसी से अपनी वो दिनचर्या चलाते होंगे इसी में।
और फिर कुछ समय चलते हुए हमें कुछ ताक जैसा दिखता है। हालांकि हमारे वर्तमान समय में हमारे पास तो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, हम उसका प्रयोग करके जो है उजाले का करते हैं, लेकिन उस समय तो बिजली होती नहीं थी, तो इसी में वे लोग अपना जो समय का संसाधन थे जैसे कि मसाले, लालटेन वगैरह ये सब इसी में वो रखा करते थे और फिर इसी उन्हीं उजालों से ये पूरा जगमगा उठता होगा। और फिर अंदर चलते हैं, कुछ अंदर थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ से लेके पूरा का पूरा इसी टाइप से गोल सर्कल में बना हुआ है, जो अंदर से कुछ इस टाइप से दिखता है। इसके अंदर एक रूम में हम एक दुकान के अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर का दृश्य कैसा दिखता है। वैसे इसके अंदर काफ़ी चमगादड़ हैं तो डर भी लग रहा है, तो अभी तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। वैसे फिर अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। मेरे अंदर आते ही सारे चमगादड़ उड़ने लगे। अब मैं चुपचाप बाहर निकल लेता हूँ, इनको छेड़ूँ ना तो ही अच्छा है।